सबसे पहले तो थैंक यू, इस साल का आखिरी प्रोग्राम जो है उसमें आपने हमें ज्वाइन किया, तो ये भी बताते जाइएगा कि जो साल गुजरा उसको सियासी महाज पर देखें, डिप्लोमेसी के तरीके से देखें या इकोनॉमिकली देखें, इन तीनों फ्रंट्स पे जो है जो साल गुजरा उसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए रबिया, आपने और रऊफ क्लासा साहब ने भी इस पे मुसलसल प्रोग्राम्स किए और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसका रोज बरोज जायजा भी आपने कौम के सामने रखा। अगर देखा जाए तो 2025 जो है सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए मुश्किल साल था। हुकूमत के लिए कोई इतनी बड़ी उसके रास्ते में रुकावट नहीं थी। हुकूमत जो है वो आसानी से जो है वो अपोजिशन को हैंडल करती रही। अगरचे अपोजिशन के ऊपर सख्तियां बड़ी थी, लेकिन मेरे ख्याल में दो चीजें जो है वो अपोजिशन के लिए बड़ी मुश्किल साबित हुई। एक तो ये पिछले साल के आखिर में जो वाकयात हुए, नवंबर के वाकयात को अगर आप जोड़ें उससे माजी में 9 मई के साथ, तो ये दो वाकयात जो हैं 2025 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़े रहे। अब उसकी वजह से सख्तियां भी हुई, उसकी वजह से वो कोई बड़ी एहतिजाजी तहरीक भी शुरू ना कर सके, उसके नतीजे में कोई बड़ा वो जो है हुकूमत के ऊपर दबाव डालने में भी वो कामयाब ना हो सके। और विद इन पार्टी जो उनकी अपनी ग्रुपिंग थी उस पर भी आज तक वो काबू नहीं पा सके। हो सकता है कल उसको देख लें, सूरत हाल को बेहतर कर लें, लेकिन अगर आज भी हम बैठ के जायजा अगर 2025 के आखिरी दिन ले रहे हैं तो उसमें हमें नजर ही आता है कि पीटीआई आज भी धड़ों में तकसीम है, ग्रुपिंग है। वहां पे ये सोच पाई जाती है, कोई कहता है मुज़ाकरात करेंगे, कोई कहता है एहतिजाज करेंगे। ना बैरिस्टर गौर साहब की कोई किसी बयान की हैसियत है, ना अलीमा खान साहबा को बाकी जो लोग सुनने को तैयार हैं। पार्टी ने अपने नुमाइंदे 2 मुकर्रर कर दिए हैं, एक का नाम है महमूद खान अचकज़ई, एक है अल्लामा राजा नासिर अब्बास। फैसला उन्होंने करना है मुज़ाकरात का या एहतिजाज का, लेकिन उनकी भी तरफ से कोई की जाने वाली बात को निगेट कर दिया जाता है। एक बड़ी तब्दीली इस साल में उन्होंने ये की कि विद इन हाउस तब्दीली लाकर उन्होंने अपना ही वज़ीर बदल दिया। अली मीर गंडापुर साहब को उन्होंने हटाकर सुहेल अफरीदी साहब को अपने सूबे का चीफ मिनिस्टर बना लिया। पार्टी की वहां पे पोजीशन एमपीएस के ऊपर उनकी मजबूत रही, जिसके नतीजे में उन्होंने अगर अपना सीएम बदला तो सारे लोग उनके साथ मौजूद रहे। पार्टी की पॉपुलैरिटी भी पीटीआई कहती है जी हमारी पॉपुलैरिटी मौजूद है, लेकिन उसको हुकूमत के खिलाफ दबाव डालने में मटेरियलाइज नहीं कर पाई पीटीआई 2025 में। और अगर यही सूरत हाल रही, क्लासा साहब इससे में भी इत्तेफाक करेंगे कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू पीटीआई के लिए हो सकता है, क्योंकि हुकूमत का जो अपर हैंड, हुकूमत का दबाव इस हद तक है कि पीटीआई जो है वो कोई अपनी चीजें मनवाने की पोजीशन में आज के दिन तक तो नहीं आ सकी। अगर कल या आने वाले दिनों में पीटीआई यकसू होकर कोई वाकई कोई ऐसा सियासी कार्ड खेल लेती है, सियासी जमातों के साथ राब्ते कर लेती है, तो शायद कोई हालात बेहतर हो जाएं। देखिए, एक अपोजिशन की जमात है, उसने ये फैसला भी किया कि वो तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करेगी, तो किसी सियासी जमात के साथ आज के दिन तक उनका कोई मुसलसल राब्ता नहीं है। ना वो पीपल्स पार्टी के पास गए, ना उन्होंने बाकी जमातों को एंगेज किया। एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में की वो भी चंद साफियों और चंद उन जमातों पर मुश्तमिल थी जिनकी बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में उतनी पजीराई नहीं है जितनी बड़ी सियासी जमातों की हो सकती है। मलिक साहब, आपकी इजाजत के साथ मैं यहाँ पे जो है वो एक डेविल्स एडवोकेट जो है वो प्ले करूंगी। बेशक जो है पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, पूरी पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई है, कंफ्यूजन है, खान साहब जेल में है, कोई आगे उनकी रिहाई का या रिलीफ का जो है वो आसरा भी जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बट और हुकूमत ने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है, ऑब्वियसली बहुत कंसोलिडेट कर लिया है। बट हैविंग सेड दैट, पूरा साल अगर हम देखें, अब जहां साल का इख्तिताम हो रहा है, चाहे कोई तरमीमें करना हो, चाहे कोई पॉलिसी बनाना हो, चाहे हमारे टीवी शोज हो, ये तमाम में जो डिस्कशन रहती है वो इमरान खान रिलेटेड ही रहती है। तो ये तो एक तसल्ली इस वक्त खान साहब को भी है, नोइंग हिज नेचर, वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय जो है वो भी करते होंगे कि उनके नाम से जो है वो हुकूमत अब भी परेशान है, अब भी वहाँ जो है वो एक रेस्टलेसनेस पाई जाती है। अगर वो किसी तहरीक का ऐलान कर देते हैं या कोई हलचल नजर आती है तो हुकूमत जो है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसकी रीसेंट एग्जांपल पंजाब में जिस किस्म का सलूक किया गया वो है। तो सुबह से शाम तक जो पूरे निजाम है वो इर्द गिर्द एक ही शख्स के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। आपको लगता है 2026 में भी यही सिलसिला जारी रहेगा?
देखिए, मैं समझता हूँ अगर इसको भी आप एनालाइज करें तो यही वो सियासी गलतफहमी है जो जिसका पीटीआई शिकार हो चुकी है कि जी टॉक शोज हमारे होते हैं। देखिए आप पोजीशन की एक ही जमात है बड़ी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसी का तज़किरा होगा। टॉक शोज में आप उसी को लेकर बैठेंगे, अगर वो एहतजाज करेंगे या ऐलान करेंगे एहतजाज का, उसी पे बात होगी, क्योंकि हम हैपनिंग के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि वो इतनी रेलिवेंट है कि उसके नतीजे में हुकूमत जो है उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। सवाल तो ये है कि पीटीआई अपनी इस जो है अपनी सियासी ताकत को इस तरह इस्तेमाल कर पाती कि वो अपने लिए मुश्किलात कम कर लेती और उसके आगे सियासत में रास्ते दरवाजे खुल जाते। अब उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जो है बहुत दूरियां पैदा की हुई हैं, पीएमएलएन के साथ उनकी दूरियां हैं, उनके अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा चुका है कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के अंदर पार्टी आ चुकी है। यानी अगर आज बैरिस्टर गौर जो है उनका डेलीगेशन शहबाज यूसुफ से मिलने चला जाए, आप देखिएगा सोशल मीडिया पे कैंपेन चलना शुरू हो जाएगी बैरिस्टर गौर साहब के खिलाफ। इसलिए कोई शख्स जो है वो मुज़ाकरात की बात करते हुए भी डरता है, सियासी जमातों के पास जाता हुआ भी डरता है। महमूद खान अचरजई साहब को किसी मुज़ाकरात में बैठने दीजिएगा, आप देखिएगा उनके साथ पीटीआई के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या सोशल मीडिया के जो उनके फैंस हैं वो क्या सलूक करते हैं। सवाल तो ये होता है कि सियासी जमातें कोई जो है वो इनकलाबी जमातें या फौज तो नहीं होती कि वो लड़ के जीतना चाहती हैं, वो सियासत के जरिए जीतना चाहती हैं, वो सियासी रास्ते निकालती हैं, वो डायलॉग में एंगेज करती हैं। लेकिन अगर आप देखें 2025 की अगर आप पूरी देखें, जिसके साथ वो लड़ाई लड़के बैठे हुए हैं वो है मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त क़यादत किसके पास है? सईद आसम मुनीर साहब के पास है। वो आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, वो आपके आर्मी चीफ हैं, मुसल्लह अफवाज के वो सरबराह हैं। तो आप समझें कि 2025 का साल मैं समझता हूँ सईद आसम मुनीर साहब का साल था। उन्होंने वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए, उनको पूरी दुनिया में पजीराई भी मिल गई, आलमी जरीदे उनकी तारीफें कर रहे हैं, उन्होंने फौजी डिप्लोमेसी के जरिए अपनी जो है अपनी शख्सियत को मनवा भी लिया। ट्रंप उनकी तारीफें कर रहे हैं, चीन में उनकी तारीफें हो रही हैं, सऊदी अरब उनको अपना आला तरीन एजाज दे रहा है, उनको जो है सऊदी अरब एग्रीमेंट में ले गया एक दफाई माहदे के ऊपर। यूएई की बात करें, अगर आप मिस्र की बात करें, लिबिया की बात करें, तो उन्होंने अपनी फौजी डिप्लोमेसी को, जिसे मिलिट्री डिप्लोमेसी कहते हैं, उसके नतीजे में अपने आप को एक बड़ी शख्सियत के तौर पे दुनिया में मनवा लिया। कोई प्रेशर नहीं है इस वक्त यूएस की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए, कोई प्रेशर नहीं है मिडिल ईस्ट की तरफ से, कोई प्रेशर चीन की तरफ से नहीं है, किसी भी मुल्क की तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो गोया जिस शख्स से आप लड़ना चाह रहे हैं, जिसको आप शिकस्त देने के हर रोज राग लाते रहते हैं, जिनके खिलाफ आप ट्वीट्स करते हैं, वो तो ताकतवर तरीन शख्स बन गए। आपको क्या मिला? आप बडियाला जेल में हैं, आपकी सजाएं और बढ़ गई। और अगर भाई अभी भी आपके ऊपर 9 मई की एक ऐसी लटकती हुई तलवार है जिसके नतीजे में आपको मजीद सजाएं हो सकती हैं, तो मैं समझता हूँ ये पीटीआई की सियासत हिकमत अमली की नाकामी है। सियासतदान हमेशा, आपको याद होगा, खलासा साहब को बखूबी याद है कि जब मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट्स करने बंद कर दिए तो हम सारे साफी उनके खिलाफ प्रोग्राम्स किया करते थे, बातचीत किया करते थे कि जी मरियम साहबा आपका ट्विटर क्यों खामोश है। उन्होंने एक सियासी हिकमत अमली इख्तियार की कि हमें कुछ अर्सा अपने आप को खामोश रखना है ताकि हम डायलॉग में एंगेज हों और कोई रास्ता हमारे लिए निकल आए। तो कामयाब तो वो हुए जिन्होंने अपने ट्विटर को 6 माह के लिए बंद करके आज वो वज़ीर-ए-आला पंजाब भी हैं और उनके चचा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। तो ये पीटीआई ने इस बात से सबक ही नहीं सीखा। वो अगर हर रोज लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसके नतीजे में आप कामयाब भी नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपना जायजा तो लेना पड़ेगा कि हमारी नाकामी कहाँ पे है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर, और जो आपने डूम्सडे सिनेरियो पेश किया है और पीटीआई के हामी सपोर्टर जो हैं वो इतनी ब्लीक पिक्चर आपने जो दी है पिछले साल की, और उससे भी पिछला साल तकरीबन मिलता जुलता यही था। कोई अगले साल की आपकी गुफ्तगू से तो उम्मीद नहीं लग रही कि कोई अच्छा साल आने वाला है पीटीआई के लिए सर? खलासा साहब मुझे तो सच्ची बात है नहीं लगता, और ये इस किस्म की खबरें भी आज भी हमारे कुछ तजियाकार कह रहे हैं जी कि हुकूमत जो है वो नालायक साबित हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात हैं। मैं तो कई दफा ये बात कह चुका हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत की। यानी उन्होंने इतना दूरियां पैदा कर ली हुई हैं कि जिसके नतीजे में ये दोनों जो जमातें हैं ये इक़्तिदार में मौजूद हैं। अब इन हालात में पीटीआई के लिए कोई रास्ता जो है वो बाज़ार नजर नहीं आता, ना ही शहबाज शरीफ साहब मुझे 2026 में कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसे हालात नहीं आ रहे। हाँ, इकानमी एक चैलेंज है, आपको उसको लिए बेहतरी फैसले करने हैं, चीजें ठीक करनी है। लेकिन सोहेल वड़ाई साहब आपको पता है बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, माजी में भी उनकी पॉलिटिकल रीडिंग्स प्रेडिक्शन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट वो ठीक साबित हो रही है। वो तो कुछ और कहानी सुना रहे हैं कि शायद
वो जो बड़े लोग हैं, बड़े घर वाले हैं, वो खुश नहीं हैं कि कोई पढ़े लिखे लोग हों, कोई PhD हों, कोई डॉक्टर्स हों, कुछ वंडर बॉयज़ की बातें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि आप 2026 में कोई थ्रेट नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब की रीडिंग कुछ और बता रही है। आप उनकी बात से एंडोर्स करते हैं या आपका ख्याल है हम सियासी लोग हैं, अगेन उसमें एक वो क्या कहते सियासी कमेंटेटर हैं, लिहाजा कोई ना कोई हम कोई खबर शबर कोई चिंगारी हम जलाए रखते हैं? सुहेल साहब बहुत बड़े बाखबर साफी हैं, बड़े सीनियर हैं, बड़ा खूबसूरत लिखते भी हैं। मैं उनका बड़ा पर्सनली भी बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हालात आपको ऐसे नजर आने चाहिए जिसके नतीजे में आप ये बात कह सकें कि ये हुकूमत जो है किसी मुश्किल में या किसी दलदल में फंस गई है। आपकी इकानमी जो है, जो इकानमी के जो चैलेंजेस हैं वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। एस्टेब्लिशमेंट खुद कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को जो है वो सपोर्ट मिले। गवर्नेंस आपका मसला आज का नहीं है, आपका 40-50 साल का मसला है, एक दिन में हल होने वाला नहीं है। गवर्नेंस बेहतर करने के लिए PhD डॉक्टर आके सुबह क्या पुलिस थाने बदल देगा? क्या गवर्नर अगर PhD को लगा देंगे तो क्या आपके जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका दिमाग ठीक कर देगा, उनके जो अंदर से चिप निकाल के नई चिप डाल देगा? हमारे यहाँ हम फैसिलिटेटर नहीं है। आपने सारी उम्र आपने खलासा साहब आपने ब्यूरोक्रेसी को कवर भी किया, आप कौमी असम्बली सेनेट में सारी चीजें देखते हैं। ये हमारे अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। हम ब्यूरोक्रेसी में होते हुए हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हम फैसिलिटेटर नहीं है, हम हर्डल मेकर हैं। हम लोगों के रास्ते में रुकावटें डालते हैं। ये मिजाज है हमारी अफसरशाही का। इसको क्या वो एक दिन में ठीक कर सकता है? कोई ऐसा कोई जो है वो PhD डॉक्टर आके फौरी ठीक कर लेगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसे हालात है। हमारे यहाँ देखिए कुछ ख्वाहिशात भी हैं। हमारे कुछ दोस्त ये ख्वाहिशात रखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बन जाना चाहिए। उनकी हमदर्दी हो सकती है, पसंदीदगी हो सकती है। किसी और की पसंदीदगी है कि मरियम नवाज साहब को प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। किसी की ख्वाहिश है निजी शहबाज शरीफ साहब भी चलते रहे। किसी की ख्वाहिश है जमहूरी सिस्टम लपेट दें और उसके नतीजे में जो है वो आसिम मुनीर सब सारे इक़्तिदार को संभाल लें। ये हमारी ख्वाहिशात। मलिक साहब ऑन ए लाइटर नोट आपकी क्या ख्वाहिशात इन तमाम बातों में से जो आपने हमें बताए फलां के ये ख्वाहिशात हैं आपकी एज ए कमेंटेटर, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज एन एंकर, आपकी क्या ख्वाहिश है इन तमाम में से? देखिए खलासा साहब, मैं कोई बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक आदमी नहीं हूँ कि मैं सोचूं कि ये शाम के दूध की नहरें बहा देनी चाहिए। मैं कहता हूँ किसी के सियासतदान के अगर 100 में से 50 से 40 नंबर भी हैं तो 2025 के मुसलमानों में वो कामयाब तरीन आदमी होगा। इसलिए कि हमारे यहाँ कहतो रजाल है। अंग्रेजों ने, सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी हम सब उस वक्त हिंदुस्तानी थे बिफोर पार्टीशन, उन्होंने हमारा IQ लेवल सामने रख के 33% रखा था, पास मार्क्स रखे थे। आपने 40-50 तक ले गए। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंप्रूव हुए हम पिछले कोई 78 कोई 80 सालों में। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। इसलिए ये तवक्कुआत लगा लेनी कि कोई शख्स जो है वो आके तो रात इसको बदल दे। मैं कल ही ऐसे वीडियो जो है सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो थी साबिक प्रेसिडेंट ऑफ USA ओबामा साहब की तकरीर थी। वो खिताब करते हुए कह रहे थे कि जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि आप जनाब जो है आप उसे ये तवक्को लगा लें कि मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दूंगा, या आप ये समझे कि मैं इकानमी को बड़ा मजबूत कर दूंगा। इट विल टेक टाइम। उसने कहा कि जनाब इसको टाइम लगेगा, उस तरफ हम सफर शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं सुबह उठूं और आपके सारे मसाइल हल कर दूं। हमारे यहाँ ये जज्बातियत पाई जाती है। हम इमोशंस की सियासत करते हैं, परफॉर्मेंस की सियासत नहीं करते। तो मैं तो कंपैरिजन करता हूं तमाम सियासतदानों का, इन सब में से सारी कमजोरियों के बावजूद जो डिलीवर कर दे। देखिए अगर आपने एक मंशूर दिया है पाकिस्तान की आवाम को, उसमें आपने 100 नुकात दिए हैं, उसमें से आपने 40 भी पूरे कर दिए तो आप कामयाब शुमार होंगे। मलिक साहब ये जो आपने बात की है कि हम इमोशंस की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये आप और मैं तो नहीं करते, ना रबिया करते हैं, ना बाकी लोग करते हैं। ये सियासतदान करते हैं जो बाद में फेवर्स मांगने आ जाते हैं। देखें जनाब इतनी मुश्किलें हम कैसे डिलीवर करें, रातों रात थोड़ा होता है, टाइम लगता है, चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है। अभी आपने ओबामा साहब की मिसाल दी, लेकिन जब आप पावर में आने से पहले तो आप कहते हैं यहाँ तो दूध दही की हम नहरें बहा देंगे, यहाँ पे शहद की नहरें होंगी। उस वक्त आप और मैं तो नहीं कह रहे होते, रबिया तो नहीं ये दावेकारी होती, ना हम लोगों को कहानियां डाले, यही लोग डाल रहे होते हैं जो वजीर आज़म बनना चाहते हैं, जो पावर में आना चाहते हैं। तो फिर बाद में जब इनको पकड़ा जाए, सवाल पूछा जाए, तो वो कहते हैं देखें जनाब आप तो बिल्कुल मतलब इम्प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हैं, अगेन इस काम पर तो बहुत सारे सालों लगते हैं। तो ये कहानियां तो वो सुनाते हैं, आप और मैं तो नहीं सुनाते सर। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके मेरे साथ या रबिया के साथ तो नहीं है ये। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं सियासतदानों की बात ही कर रहा हूँ कि वो ये बुलंद बांग दावे करते हैं, वही ख्वाब दिखाते हैं, वही ख्वाब बेचते हैं। बल्कि जुल्फिकार भुट्टो साहब के हवाले से भी वो एक मैं वाकया बड़ा लंबा लेकिन इन शॉर्ट करके आपको बता दूं, उन्होंने मिराज मोहम्मद खान से कहा कि मैं तुम्हारी तकरीर के बाद अगर मैं खिताब न करता
तो यहाँ से हमें कभी वोट ना पड़ते। अच्छा। इस कौम को रुलाओ मत, इस कौम को ख्वाब दिखाओ। क्योंकि उस तकरीर में भुट्टो साहब ने कहा था कि जनाब सिंध के हारियों जमीनों तुम्हारी होंगी, मिलों के मजदूरों मिलें तुम्हारी होंगी, और गुर्बत का जमाना बीत गया, अब हर तरफ खुशहाली होगी। मिराज मोहम्मद खान साहब की तकरीर के दौरान लोग रो रहे थे जब वो गुर्बत का, मजलूमियत के किस्से सुना रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हारी तकरीर के बाद जलसा खत्म कर देते तो वोट न मिलते, लोगों ने मेरी तकरीर के बाद जो है ना वोट देने हैं। तो ये जो हमारे यहाँ ख्वाब दिखाए जाते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि सियासतदानों का बड़ा कसूर है। वो असल फैक्ट्स के ऊपर बात हमारे यहाँ कम होती है। देखिए ना, दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत मजबूत हुई है वहां लोग बताते हैं कि हम ये करेंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ आपको पता है, अपोजिशन में आते ही पहला नारा लगाते हैं IMF का बजट नामंजूर, हुकूमत में जाते ही कहते हैं IMF के पास जा रहे हैं। यानी हमारी हालत ये है कि हम उसी काम की जो है प्रमोट कर रहे होते हैं अपोजिशन में बैठ के, लेकिन सरकारी बेंचेस पे बैठ के जाके हम दिफा कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम झूठ बोलने वाली कौम है, हम झूठ खरीदने वाली कौम है, तो झूठ के बारिश चूंकि सोसाइटी में बेशुमार हैं, इसलिए झूठ बेचने वाले का कारोबार चलता है। अच्छा मलिक साहब, आपको क्या लगता है, जो बड़ा सवाल है इस वक्त सब पाकिस्तानियों के जहन में होगा, इमरान खान 2026 में जेल में रहेंगे या रिहा होने के चांसेस हैं उनके? अगर देखा जाए आज के हालात के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने नहीं चाहती। अच्छा, उनका सोशल मीडिया लाना चाहता है। इमरान खान साहब खुद वैसे जेल से बाहर आना चाहते हैं, जिस तरह के बयानात और ट्विटर वगैरह पे चीजें, वो खुद इंटरेस्टेड हैं जेल से बाहर आने में। खान साहब पार्टी को तो छोड़ देते हैं। खान साहब को जो है ना, वो कुछ लोगों ने ऐसे घेर लिया था जब हुकूमत में भी थे। अभी मैंने शायद पहले भी आपसे एक दफा जिक्र किया था, एक साहब उनसे मिलकर आए तो उनका खान साहब कम से कम पेशावर से लेकर लाहौर तक लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, यानी यहाँ खचाखच सड़कें भरी होंगी। जब बंदे को ये ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो कहता है कोई गल नहीं, 2 महीने और जेल काट लो, फिर तो जेल के दरवाजे टूट ही जाएंगे। ये जो चीजें होती है ना, हमें सियासतदान को ये इस तरफ ले जाती हैं कि जहां फिर उसके लिए अंदर समझने की सलाहियत भी कम हो जाती है, इतनी खुशामद की जाती है। मेरे ख्याल में अगर ये लड़ाई इस तरीके से जारी रही, खान साहब जेल से नहीं आएंगे, और खान साहब ने अगर उनकी पार्टी थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करे, मैं ये नहीं कहता कि उनके मुकदमा खत्म हो सकते हैं, लेकिन अली मीर गंडापुर साहब ये मामला वहां तक ले गए थे कि इमरान खान साहब जो है वो बनी गला शिफ्ट हो जाते, वहां उनको सब जेल करार दे दिया जाता और वहां से वो बैठ के लेकिन बाद में उन्हें अली मीर गंडापुर का बयान आपने भी पढ़ा होगा, सामने सुना भी होगा, उन्होंने कहा जनाब कि मेरे पे स्केल से ऊपर का काम है, ये मैं नहीं कर सकता, इमरान खान जाने फौज जाने। वो तो उन्होंने सीधा कहा था, दोनों एक दूसरे से बात करें, कोई हाल निकालें, हम दरमियान में से कोई चीज नहीं। उनका रिकॉर्ड पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। सर ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि पार्टी में भी उन्हें कुछ पजीराई नहीं मिलती थी। जब वो जाते, लोग उनके खिलाफ शिकायतें ले जाते थे, लोग उनके खिलाफ जाके ग्रुपिंग करते थे। अली मीर गंडापुर साहब ने तो देखे ना, जो बात की थी, आपको याद होगा 26 नवंबर के जो वाकयात हुए, उसमें वो खुल के ये बात उन्होंने बताई कि जनाब खान साहब से जो बातचीत हमारी हुई थी, हमने आना नहीं था डी चौक, लेकिन बुशरा बीबी हमें जबरदस्ती डी चौक लेकर गई और मामलात वहां से बिगड़ गए। यही बात शेर अफजल मरवत साहब आपके प्रोग्राम में भी उसमें मैं सुन रहा था, यही बात कर रहे थे। मसला ये है कि पीटीआई ने इस बात को समझा ही नहीं। ये आपको याद होगा सूफी मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, मैं ना आइन को मानता हूँ ना कानून को मानता हूँ। स्वात का स्टेडियम खचाखच मैंने अपनी आंखों से भरा हुआ देखा है। रूफ प्लासा साहब, इतने लोग उनके लिए निकल आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ हेट स्पीच, ललकारने को, नफरत को पजीराई मिलती है। कहाँ है सूफी मोहम्मद साहब गए, जेल के अंदर ही बेचारे फौत हो गए, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। इसलिए मेरे ख्याल में सियासतदान वो होता है जिसको इस बात का इदराक हो कि जो मेरे साथ खुशामदी बैठे हुए हैं, इनकी वजह से नहीं, मैंने अपने फैसलों की वजह से अपने मामला सेटल करने हैं। अब लोग तो उनको आप भी कहते रहेंगे कि खान साहब आप फिक्र न करें। अब ये देखे ना, एक शख्स से मैंने उस दिन भी सवाल किया, एक साफी ने लाहौर में सुहेल अफरीदी साहब से कि जनाब अडियाला जेल का फाटक कदू तोड़ोगे। अब देखे ना, ये अगर हमारी सोच है कि सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और जेल की दीवार गिरा देंगे और इमरान खान साहब को बाहर लेंगे, तो अफरीदी साहब ने क्या कहा, उसने कहा नहीं, हम स्ट्रीट टू स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, अभी टाइम लगेगा खान साहब की रिहाई में। नहीं, इसमें मलिक साहब उस बेचारे पूछने वाले का क्या कसूर है? जब आप बुशरा साहबा ये कहेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब यही कहेंगे, माजी में हमने देखा है कि हम इस्लामाबाद पे आएंगे, कब्जा करेंगे, अडियाला जेल में जाएंगे, खान साहब को छुड़ा के ले जाएंगे, ये खुद उनके बयानात है। सर बुशरा साहब ने कहा था हम जा रहे हैं और खान साहब को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, और गंडापुर साहब ने कहा था कि कफन बांध के आने, घर वालों को वसीयत कर दी थी कि जनाब हमारे जनाजे पढ़ लेना। जब इस तरह जनाजे पढ़ लेना, हम खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे, और ये अफरीदी साहब कहते हैं मौत या आज़ादी, खान साहब को इमरान इश्क में सब कबूल है, तो पूछने वाले का क्या कसूर है कि आप कब जाके फाटक तोड़ के खान साहब को निकालेंगे? माहौल तो ये तैयार करके देते हैं पूरे। बाद में जब वर्कर पूछता है कि वो उसमें आता है एक फेज में कि हाँ जी हमारी लीडरशिप कह रही है कि इस्लामाबाद पे कब्जा, अडियाला जेल के फाटक तोड़ के खान को हम अपने कंधे पे बिठा के तो पेशावर ले जाएंगे,
तो फिर वो पूछने में तो फिर उसका कसूर तो नहीं है सर? देखिए यही वो गलती है। आप मियां नवाज शरीफ ने मुशर्रफ साहब को हटा दिया, जनरल जिया भट्ट साहब को उन्होंने आर्मी चीफ लगा दिया। आप देख रहे हैं उस वक्त जनरल जिया जो है उनके पास भी कुछ जवान थे जो निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया कि किसी क्लैश की सूरत हाल में मैं न जाऊं, और वो सरेंडर कर गए। अब सूरत हाल ये है कि 9 मई मैं आपकी बात काट रहा हूँ जस्ट फॉर करेक्शन ऑफ द थिंग्स। मेरा ख्याल है जनरल जियाउद्दीन भट्ट साहब के पास बंदे नहीं थे, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कोर के थे। वो अगर कोर कमांडर होते, किसी पिंडी के होते या किसी को साथ में मंगला के या इधर, तो फिर तो शायद उनके पास कोई हो सकती थी। वो तो डीजीआई सही थे, उनके पास कहाँ से बंदे आने थे सर? मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास बड़ी कोई यूनिट्स निकल आई थी, लेकिन लोग उनको कहने वाले थे कि सर आप आए, कोई मसला नहीं है, कुछ लोग आपका साथ देंगे। तो ये मसला ये था कि उन्होंने भी इस चीज का पूरा जायजा लिया कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर डिसीजन किया नहीं जी मैं तो बिल्कुल इससे आगे अपने आप को नहीं लेकर जाऊंगा। सवाल ये है कि 9 मई का आप मिस एडवेंचर कर चुके हैं, जिसमें आप बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। और 9 मई आप माने या न माने, देखें बड़े पैमाने पे लोगों को जो है वो साइडलाइन किया गया उस वाकये के बाद। विद इन इंस्टीट्यूशन जो है बड़ी ओवरहालिंग की गई, इसलिए कि उसका जायजा ये लिया गया था कि ये हमारे अंदर से एक जो है वो 9 मई की आपने बात की तो ये भी आ रही थी, आज चीजें वो सामने आ रही थी, पहले भी एक दफा थी, आप फिर आ रही हैं। शेर अफजल मरवत के में बयान पढ़ रहा था कि जनाब के 9 मई को आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं थे, शायद मेरा ख्याल ओमान गए हुए थे। तो पीछे से कोशिश की गई थी कि जनाब के ये शहर ये जो है शमशाद साहब जो है इनको कहे कि टेक ओवर करा लिया जाए। हाउ डू यू सी दैट? ये हो सकता था, ये पॉसिबल था या इस तरह की चीजें हुई हैं? आपकी क्या मेरा जाती ख्याल है 9 मई जो है वो एक बगावत करने की कोशिश की गई थी और बगावत कुछ नहीं गई। अच्छा। तो बगावत पकड़ी गई, और ये वो चीज है जो आज तक पीटीआई के गले पड़ी है, और पीटीआई जो है इस पे खामखा अपने आप को आज तक लटकाई है। अगर पीटीआई उस वक्त समझदारी का मुजाहरा कर लेती जब डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि ठीक है अगर ये मान ले कि हमसे गलती होगी, हमने ज़हन साजी की और 9 मई के वाकयात हमसे हो गए, तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। पीटीआई को उसी दिन ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि हम अपनी इस गलती का अजाला हमने कैसे करना है। अजाला करने के बजाय वो आगे लड़ाई में आ गए। उस लड़ाई का नतीजा आस्ता आस्ता बढ़ता चला गया। देखिए मसला ये था कि ये पीटीआई क्या फौज के साथ लड़के, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़के क्या कामयाबी हासिल कर सकती है? मुमकिन नहीं है। और मैं एक अगर बात आपसे एक बार अर्ज करूं, एक लम्हे के लिए सोचिए खिलासा साहब, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं, वो मुल्क के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं होती, तो क्या इमरान खान साहब हुकूमत चला पाएंगे? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी सकत नहीं है, ना हमने अपने आप को इतना डेमोक्रेटिक किया है, ना हमने अपने आप को इतना रिफाइन किया है, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आप इस मुल्क के अंदर हुकूमत बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें। उसकी बेशुमार वजूहात है जिसपे बड़े लंबा प्रोग्राम हो सकता है कि आपकी डिप्लोमेसी आप कहां तक वहां काम करते हैं, आपके ऊपर जो है डिपेंडेंसी दीगर ममालिक की किस हद तक है, फौज को वो कैसे ट्रीट करते हैं, आपको कैसे ट्रीट करते हैं। चीन पे आपकी पुलिस, चीन आपकी पुलिस की सिक्योरिटी को मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है फौज हमें गारंटी देंगे तो हम इन मंसूबों पे काम करेंगे। सऊदी अरब आपके साथ आपकी गारंटी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की जो है उससे लेने को तैयार नहीं होता। हमने अपने इदारे मजबूत नहीं किए। प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है वो एसएसजी के पास होती है, इसलिए कि आपकी पुलिस जो है उसको आपने आज तक इस काबिल ही नहीं किया। या तो ये होता कि आप अपने इदारों को मजबूत करते। आज भी आपका कोई इंस्टीट्यूशन इस हद तक आपने उसको बेहतर नहीं किया कि जिस नतीजे में आप सारे मामलात को खुद देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई खान साहब जो है ये सोच के बैठ गए थे तो आराम से उनकी हुकूमत जो है पूरी सपोर्ट हासिल थी। आपको भी याद होगा एस्टेब्लिशमेंट की, कमर जवेद बाजवा साहब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उन्होंने उस चांस को जाया किया, अजीब व गरीब किस्म की लड़ाई में फंसते चले गए। जो आपने बात की एक जुमला मैं उसमें कह दूं, देखिए उस वक्त भी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की चाहे सारे शमशाद मिर्जा थे, वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और बाजवा साहब की बड़ी ख्वाहिश थी इस बात पे, लेकिन बाजवा साहब की इस ख्वाहिश को जो है वो ना तस्लीम किया गया, ये उनकी बात नहीं सुनेगी, जिसके बाद जो है मौजूदा आर्मी चीफ जो है सईद आसिम मुनीर साहब फौज के सरबराह बन गए। ये मामलात उस वक्त से चीजें चल रही थी जिसमें एक फैज साहब एक किरदार थे। जब वो किरदार चीजें एक्सपोज हुई हैं तो अब एस्टेब्लिशमेंट या फौज की मौजूदा लीडरशिप उस सारे मामले को किस तरीके से नर्म रवैये से देखेगी।